इट इज अ पार्ट। देखो, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिसॉल्व एंड डिस्पर्स, इसका मीनिंग समझते हैं। डिसॉल्व का मीनिंग क्या होता है? नमक पानी में डिसॉल्व होता है। कभी कभी ऐसा लिखा नहीं होगा कि नमक पानी में डिस्पर्स होता है, डिसॉल्व वर्ड लिखा होता है। इन दोनों का मीनिंग समझने के लिए आपको है ना अपने माइंड में पार्टिकल्स को विजुअलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना क्या होता है जब अपन नमक को पानी में डालते हैं। देखो, सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। ठीक है, ओके, तो कोई क्यों कर रहा है उसका आंसर नहीं दे पाएंगे, बस सबकी अपनी प्रॉपर्टी होती है। अब ध्यान सुन, देख, दो कंटेनर है, ओके, ये पानी है इसमें, ठीक है, इसमें भी पानी। मैंने इसमें एक टुकड़ा डाला नमक का, एक टुकड़ा है पूरा, उसमें बहुत सारे नमक के पार्टिकल्स होंगे, कोई दिक्कत? ठीक है, मैंने उसी साइज का एक टुकड़ा पत्थर का लिया, डाला पानी में, उसमें भी क्या होंगे, बहुत सारे पार्टिकल होंगे पत्थर के। अरे हाँ के ना, पत्थर पानी में डिस्पर्स होता है, घुलता नहीं है ना, पत्थर भी घुलता है पानी में, नहीं, तो इट डिस्पर्स मतलब वैसे का वैसे रहेगा, इट नॉट डिजोल्व। उससे मीनिंग क्या है समझो, जैसे ये नमक है, ओके, सॉल्ट, अपने माइंड में पार्टिकल रखना, ये सैंड, मिट्टी, ओके, जैसे ही नमक का ये वाला टुकड़ा पानी में आया, तो ये इसके पार्टिकल है, ये सारे पार्टिकल अलग अलग हो जाएंगे। ये कितने हैं, 3, 6 और मैंने 8 बना है। ये सारे पार्टिकल बिखर जाएंगे अंदर जाते ही, समझ गए, और ये बचेगा ही नहीं। इसे बोलते हैं डिसॉल्व होना। मतलब जब हम किसी चीज को, मैं बोलूं कि मैंने एक एक कंपाउंड ए लिया, उसको बी में डाला, और वो डिसॉल्व हो गया, इसका मतलब क्या, कि जो ए के जो अलग सारे पार्टिकल्स है, बहुत सारे पार्टिकल, वो जैसे ही बी में जाते हैं बिखर जाते हैं सारे पार्टिकल्स। तो जब सारे पार्टिकल बिखर जाएंगे उसे बोलेंगे डिसॉल्व होना। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं होता है, ये आता है, सारे पार्टिकल चिपके ही रहते हैं, इसलिए मिट्टी पानी में डिसॉल्व नहीं होती है, डिस्पर्स, वैसी की वैसी रहती है। बात समझ में आई? ये है डिसॉल्व होना। तो जब हम शक्कर को भी घोलते हैं नमक के पानी के अंदर में, तो जो शक्कर के पार्टिकल्स है, जो कि चिपके हुए होते हैं सॉलिड में, तो क्योंकि शक्कर सॉलिड फॉर्म में होती है, घर पे देखा होगा आपने, पर जैसे ही वो पानी में एंटर करता है, सारे पार्टिकल अंदर जाके बिखर जाए, हर एक पार्टिकल बिखर जाएगा, और पूरे पानी में फैल जाएंगे, है ना। थोड़ा पार्टिकल, कुछ पार्टिकल यहाँ पहुंच जाए, कोई पार्टिकल यहाँ पहुंच जाएगा, कोई पार्टिकल इसका यहाँ पहुंचेगा, कोई पार्टिकल यहाँ रहेगा। समझ गए ना, अरे हाँ क्या ना, ऐसे पूरे पानी में फैल जाएंगे, तो हो जाएंगे अलग अलग। बात समझ में आई? तो अब जब भी मैं बोलूंगा एक चीज दूसरे में डिसॉल्व हो रही है, आपके माइंड में क्या आएगा, बहुत सारे पार्टिकल अंदर गए, अंदर जाते ही बिखर गए सारे, डिसॉल्व। मैं बोलूंगा ये डिस्पर्स हो रहा है, मतलब 5-6 पार्टिकल चिपके हुए थे, अंदर गए, चिपके गए, चिपके ही नहीं, हम अंदर तैर रहे हैं, चिपके हुए तैर रहे हैं, ये भी तैर रहे हैं पर बिखर के तैर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं पर बिखर के, ये चिपक के अंदर फ्लोट कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं डिस्पर्स होना, इसको बोलते हैं डिसॉल्व होना। मीनिंग समझ में आया दोनों वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, इसलिए आप देखोगे सॉल्यूशन में लिखा होता है इट डिसॉल्व्स, और कॉलोइडल में और लिखा होगा सस्पेंशन में इट डिस्पर्स। क्या लिखा होगा? अब मीनिंग समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? अब समझाऊंगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। फिर पढ़ेंगे डिस्पर्सिंग फेस और डिस्पर्सिंग मीडियम का मतलब क्या होता है ना। बेटा यहाँ तक क्लियर है? जैनिश और अपने डॉन, रीमा डॉन। ना व्हाट इज सॉल्यूट एंड व्हाट इज सॉल्वेंट, देखो, अभी अपन इतना सिंपल, मुझे बताओ सर, कौन किसको अपने अंदर डिसॉल्व करता है, मतलब समझो, मान लो, देखो,
जिसके पार्टिकल चिपके हुए हैं और बिखरेंगे, हम बोलेंगे वो डिसॉल्व हो गया। वो डिसॉल्व, जिसके पार्टिकल बिखर जाएंगे वो डिसॉल्व होता है। राइट, अब ध्यान सुनना। अगर मैं पानी के अंदर में नमक डालूंगा तो नमक के पार्टिकल बिखरेंगे, बिखरेंगे 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 बिखरेंगे। से काम करते हैं ना, इस बार नमक का ढेर लेते हैं। क्या लेते हैं? नमक का एक ढेर लेते हैं। तो बहुत सारे पार्टिकल नमक के, अरे हाँ के ना, अरे बोलो। और इस बार उस नमक के ढेर में एक बूंद पानी की डालते हैं। तो क्या जब मान लो कि ये बूंद है पानी की, ओके, इसमें बहुत सारे पानी के पार्टिकल्स हैं, तो सर क्या पानी के पार्टिकल्स बिखरेंगे? नहीं। समझो, जब हम नमक और पानी को बीच में मिक्स करते हैं तो मत समझना कि पानी की ये बूंद इस नमक में गई और इसके सारे पार्टिकल बिखर गए, नहीं। पानी की जो बूंद है, मतलब जैसे ही पानी टच करेगा इसको, पार्टिकल्स तो इसी के बिखरेंगे और पानी के अंदर चले जाएंगे। जो पानी की बूंद होगी ना उसके अंदर फैल जाएंगे। तो कौन बिखर रहा है, पानी के पार्टिकल या नमक के पार्टिकल? तो जिसके पार्टिकल बिखरते हैं ना, भाई हम जब दो चीजों को मिक्स करेंगे तो एक के पार्टिकल बिखरेंगे और दूसरे के नहीं बिखरते। ठीक है, तो जिसके पार्टिकल बिखरते हैं वो डिसॉल्व होता है, और जो डिसॉल्व होता है वो सॉल्यूट कहलाता है। क्या कहलाता है? अ सॉल्यूट इज एनी सब्सटेंस विच डिसॉल्व इटसेल्फ, वो बिखर जाता है, मिल जाता है। बात समझ में आई? तो जब भी हम, ओके, हम जब सॉल्यूशन की बात करते हैं तो व्हाट इज सॉल्यूशन? इज अ मिक्सचर। दो चीजों का मिक्स करना होता है ना? तो मानिए आपने एक चीज ली ए, एक चीज ली बी, वो उनको मिक्स करने से सॉल्यूशन बनने वाला है। ठीक है सर। तो एक बिखरेगा, दूसरा नहीं बिखरेगा। तो जो बिखरेगा उसके पार्टिकल बिखर जाएंगे, उसे बोलेंगे सॉल्यूट। और जो नहीं बिखरता उसे बोलते हैं सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं? अरे हाँ क्या ना। पर हमारे बुक में ये डेफिनेशन लिखी नहीं हुई है, हमारे बुक में एक डेफिनेशन अलग लिखी हुई है। उससे क्या होता है, उससे कभी कभार हमारे मन में कंफ्यूजन आता है। हमारे बुक में ये लिखा है, देखो। अच्छा, एक, अच्छा, इसको मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ, वन हु इज डिजॉल्व, जो घुलता है, बिखरता है। अब बेटा इसको में लिखना मत, जो जिसका धड़ाका होता है वो सॉल्यूट, जो फट जाता है वो सॉल्यूट नहीं। वन विच गेट्स डिजॉल्व, मतलब जिसके टुकड़े अलग, जो बिखर जाता है। बोलो कैसे? वन हु गेट्स डिजॉल्व सॉल्यूट, वन हु डिजॉल्व अनदर सब्सटेंस इन इट, जो अपने अंदर उसको आने के बाद बिखोरता है। वन हु डिजॉल्व, वन हु, देखो, जो डिजॉल्व होता है, हु गेट डिजॉल्व, जो बिखरता है, तो बोलेंगे हु गेट डिजॉल्व। ठीक है, तो क्या बोलना है? सॉल्यूट। वन हु डिजॉल्व दी अनदर सब्सटेंस इन इट, वो खुद नहीं होता है, किसी और को करता है, तो बोलेंगे सॉल्वेंट। एक तो डेफिनेशन ये बुक में लिखी हुई है। वन विच गेट डिजॉल्व, सॉल्यूट। वन हु डिजॉल्व दी अनदर सब्सटेंस, सॉल्वेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है वन विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, solute. One which is present in more amount, known as solvent. अपने एग्जाम में तो आप यही डेफिनेशन लिखे होगे जो बुक की लिखी हुई है। तो फिर एक प्रश्न आता है मन में, सर नमक, सर 1 किलो नमक ले, 2 बूंद पानी ले, तो नमक का ज्यादा, क्वांटिटी कम, तो सर फिर अभी अब कौन सॉल्यूट सॉल्वेंट? एक्चुअल में आप जब भी पानी और नमक को मिक्स करोगे, पानी ही रहने वाला है सॉल्वेंट, क्योंकि पानी बिखरता नहीं है, नमक बिखरता है, उसके पार्टिकल बिखरते हैं। हाँ क्या ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? ओके। अरे भाई हाँ क्या ना, ये ध्यान रखना। अरे तो डेफिनेशन सही नहीं है, ये क्या था? मैं मत समझता हूँ। आपने बेटा अभी तक पता है क्या पढ़ा है? अच्छा, ये क्या है? विच शेप इट इज? विच शेप इट इज? रेक्टेंगल है। ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, झूठ ही बोल रहा हूँ, हम पढ़ेंगे। अभी तक आपने बहुत लिमिटेड डेफिनेशन पढ़ी है रेक्टेंगल की, स्क्वायर की। समझे? इसको डीप में पढ़ेंगे, चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। तब देखोगे पैरेललोग्राम, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, ये रोम्बस है, ये पैरेललोग्राम, ये सब है। हाँ पढ़ेंगे। अभी तक आपने क्या एक लिमिटेड डेफिनेशन पढ़ी थी, ये हमारी बुक में क्या है?
एक लिमिटेड डेप्थ पे आपके 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 कोर्स में पहली बार आ रहा है ये सब, समझ गए ना? अब इतना डेप्थ में समझाने जाएंगे बच्चों को तो शायद तो इसलिए क्या करता है, इसलिए देखो बेटा छोटे बच्चों को सीधा आप ही नहीं सिखाते सॉल्यूट सॉल्वेंट, पहले बेटा उसको एस तो लिखना सिखा दो। सोचो बच्चा नर्सरी में गया है और पहले दिन चल डिस्पर्सिंग फेज डिस्पर्सिंग मीडियम बोल। बोल तो सीधा अंदर सुसु कर लेगा। चल क्या रहा है, आप समझो। तो इसलिए आपके आपकी बुक में चीजों को सिंपल रखने के लिए उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है, जो ज्यादा क्वांटिटी में है वो सॉल्वेंट, जो कम क्वांटिटी में सॉल्यूट। पर एक्चुअली डीप मीनिंग समझ में आया? अरे यहाँ के ना, आप जब बड़ी क्लास में देखोगे ये डेफिनेशन आएगी ही नहीं, जो मैंने बताया वो डेफिनेशन है ठीक, पर अभी एग्जाम में वही लिखे आएगा। अरे हाँ के ना, उसे कंफ्यूज मत हो जाए। अरे हाँ के ना, क्लियर? सो व्हाट इज अ सॉल्यूट which is present in less quantity? What is a solvent? More quantity, ठीक है? अरे आगे ना, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है तो जैसे कि अगर पानी और नमक शुगर ले, वो भी एक सॉल्यूशन है, ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट। मतलब इसके पार्टिकल बिखरेंगे, इसके पार्टिकल बिखरेंगे नहीं, ये इसको उल्टा अपने लाके बिखोरेगा तोड़ेगा। ध्यान है दें, है ना? रीमा, हाँ रीमा सॉल्वेंट है, सबको तोड़ती है। हम सब सॉलिड हो जाएंगे दिमाग के सामने। क्या किया ना हमने एक्सपेरिमेंट क्या किया था? कौन मिक्स नहीं हुआ? मिक्स मतलब वो यूपी नीचे बैठ गई, पूरे में फैली नहीं थी। ओके, हाँ फिर क्या हुआ? किसको? उस किसी को अपन सस्पेंशन क्यों नहीं बोलेंगे? सस्पेंशन होने के लिए दो चीजों का मिक्स, दोनों चीजों का आपस में मिलना जरूरी है ना। वो तो उनके पीछे एक बाउंड्री बन गई। कौन सा मिक्स क्यों नहीं हुआ? इट डिपेंड्स। अगर देख, इमेजिन करके इस रूम में जगह ही नहीं है, तो क्या है, बाकी लोग आ पाएंगे अंदर? नमक, पानी के अंदर नमक क्यों उतना क्यों घुलता है? क्योंकि पानी के जो पार्टिकल्स है उनके बीच में एम्प्टी स्पेस होता है ना? चैप्टर वन में पढ़ा भी था, देयर इज स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, राइट है? तो जितनी स्पेस थी सब किसने घेर ली? सॉल्ट अंदर स्पेस बची नहीं होगी, तो अंदर एंट्री कैसे मिलेगी? अरे यस और नो? अगर हम नमक निकाल दे सारा बार और फिर डालो उजाला के, पूरा पानी नहीं होता नीला नीला? अरे हाँ क्या ना, बिल्कुल, तो अंदर एम्प्टी स्पेस नहीं होगी। बात समझ में आई? ये कारण होगा उसका। और रही बात सस्पेंशन की, तो अगर हम देखें सस्पेंशन होने के लिए, नहीं नहीं, तो उसकी डेफिनेशन इट इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर। और मिक्सचर होने के लिए एटलीस्ट वो उसके अंदर जाना चाहिए था। हाँ, अगर ऐसा होता ना कि उसकी बूंद जैसे 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 पत्थर होता है बेटा, वो अंदर बैठ जाता है पूरा, अगर ऐसा होता तो बोलते कि वो तो ऊपर ऊपर ही तैर रहा है। जब वो मिक्स ही नहीं हुआ तो कैसे बोलोगे मिक्सचर है? अरे आगे ना, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सस्पेंशन? हेटेरोजेनस मिक्सचर, वो मिक्सचर तो पहले होना चाहिए ना। दो चीज जब मिक्स ही नहीं हुई तो कैसे मालूम करोगे वो मिक्सचर है कि नहीं? अरे यस और नो? क्लियर है? जैसे कि हम पत्थर के तो पत्थर नीचे बैठ रहा है ना बेटा जाके। अरे आगे ना, हाँ बाद में उसके पार्टिकल नहीं बिखर रहे, वो अलग केस है, पर वो अंदर तो गया बेटा एटलीस्ट। अरे यस और नो? इस वजह से वो नहीं। डन? चलो अब यहाँ तो कोई दिक्कत है बेटा? नहीं। एक दो चीजें और लेते हैं, बुक में एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। ओके, नाउ देखो और भी एग्जाम्पल है। बताए CO2 प्लस वाटर, कार्बोनेटेड वाटर, अरे सोडा, उसमें कौन सॉल्यूट है? ये। और कौन सॉल्वेंट है? डू यू नो वाटर इज a यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये सब चीजों को अपने अंदर डिजोल्व कर देता है। इसमें आप सब डिजोल्व हो जाता है।
बेटा सैंड में तो सैंड डिजोल्व ही नहीं होती है। और हम बात कर रहे हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट, वो किसके लिए बनता है? सॉल्यूशन के लिए। वो तो सस्पेंशन है। डिजोल्व सॉल्वेंट वो डिजोल्व करता है। और डिजोल्व केवल कौन होता है? सॉल्यूशन। तीन चीजें होती है, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलोइडल। वो तो सस्पेंशन है। वहां डिजोल्व की बात वहां तो वहां क्या बोलेंगे? डिस्पर्जन, डिस्पर्ज है। ठीक है, वहां तो बातें नहीं करनी। वहां पे बात होगी डिस्पर्सिंग फेस, डिस्पर्सिंग मीडियम। ठीक है, मैं बताऊंगा मैं आपको। अरे यहाँ तो कोई दिक्कत है? ठीक है, तो ऐसे अलग अलग होता है। क्लियर है एकदम? ये बात हुई सॉल्यूट सॉल्वेंट। अब हम बात करेंगे, अच्छा बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है, स्मॉल क्वांटिटी में है तो सॉल्यूट है, लार्ज क्वांटिटी में है तो सॉल्वेंट है। आप एग्जाम में वही डायरेक्ट लिखे और फिर एग्जाम्पल दे देना एक दो। एक एक एग्जाम्पल ये दे देना, वाटर शुगर का, इधर CO2 और वाटर का। तो CO2 उसमें सॉल्यूट है, वो उसमें सॉल्वेंट। बात समझ में आ गई? अरे हाँ क्या ना। अच्छा मैडम ने वो फॉर्मूले वाले करवाए? फॉर्मूले करवाए? ठीक है। हाँ बेटा बोल रही माँ, क्या हुआ? हम्म, हम्म। बेटा सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से दो चीजें जो पहले से मिक्स की गई है ना, वो अलग अलग हो जाती है। उससे मिक्सचर नहीं बनता है। उसमें उससे मिक्स की हुई चीजें अलग अलग होती है, और वो यूज करते हैं कोलोइडल के लिए। जब भी कोलोइडल की चीजें, तो कोई भी कोलोइडल सॉल्यूशन है ना बेटा, अगर उसके उसके अंदर दो तीन चीजें मिक्स होगी, सीधी सी बात है। क्योंकि मीनिंग मीनिंग क्या कोलोइडल का? इट इज अ मिक्सचर। अगर तुमको अलग अलग करना है तो हम वहाँ यूज करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन तब काम नहीं करेगा जब सॉल्यूशन है तब। मतलब नमक और पानी अलग अलग नहीं होंगे सेंट्रीफ्यूगेशन से, उसके लिए करना पड़ेगा इवापोरेशन। और सेंट्रीफ्यूगेशन से चीजें अलग अलग होती है, मिक्स नहीं होती है। और बोल बेटा। ठीक। अब अपना ध्यान सुनना। अब हम पढ़ेंगे द वर्ड कंसंट्रेशन। क्या पढ़ना है? कंसंट्रेशन। अभी कंसंट्रेशन क्या होता है? अच्छा बेटा, मैं एक जो चीज सॉल्यूशन में सॉल्वेंट है, वही चीज कॉलोइडल में और सस्पेंशन में कहलाएगी डिस्पर्सिंग। डिस्पर्सिंग फेस क्या कहलाएगी? सॉरी 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 सॉरी, सॉल्यूट कहलाएगा डिस्पर्सिंग फेस, डिस्पर्जन फेस। और सॉल्वेंट कहलाएगा डिस्पर्सिंग, डिस्पर्जन मीडियम। इसमें डिस्पर्स होता है। व्हाट इज डिस्पर्स? चीजें बिखरती नहीं है, वो चिपकी हुई रहती है, पार्टिकल चिपके हुए रहते हैं। डन। कॉपर सल्फेट वाटर इज एग्जाम्पल सॉल्यूशन। हाँ इसमें ले सकते हो, तो जो कॉपर सल्फेट होगा वो हो जाएगा सॉल्यूट, वो सॉल्वेंट, बिल्कुल डेफिनेट। आपके बुक में जो भी है, जो मैडम ने लिखा है ना, देखो अब सुनो, एग्जाम्पल क्या लेना है क्या नहीं लेना है, इसलिए अपने बुक में बहुत सारे दिए हुए हैं नोट्स में, वो भी याद रखो। ठीक है, और तुमको मैडम को एक्स्ट्रा बताते हैं तो वो भी याद रखते, तो इसमें तुमको याद रखना पड़ेगा। अब कौन कौन सा है कौन कौन सा नहीं है बेटा, दुनिया में तो लाखों सोल्यूशन होंगे, थोड़ी एक ही सोल्यूशन है। अरे हाँ के ना, तो कभी कोई नया मालूम पड़ता है ना, तो याद रखो बस। मैडम ने बोला कि भाई ये है, तो याद कर लेने का उसको। अरे हाँ के ना, क्योंकि वी कैन नॉट चेक एवरीथिंग यार। अरे यस और नो यार। जैसे कि अभी जैसे कि सोडा वाटर तो चलो मैं यहाँ आगे दिखा भी दे, पर कोई अलग अलग कंपाउंड ले लिए तो फिर वो तो फिर पॉसिबल नहीं है, तो आपको वो एग्जाम्पल ध्यान रखना। अरे डन। अब ध्यान रखना। वन, अच्छा अगर बात करेंगे कॉलोइडल सॉल्यूशन, कॉलोइडल की, तो जो कम अमाउंट में है वो कहलाएगा डिस्पर्जन फेस, और जो ज्यादा अमाउंट में वो क्या कहलाएगा? डिस्पर्जन मीडियम। क्लियर है? अरे हाँ के ना, कोई दिक्कत नहीं है, बस ही ध्यान रखना। हाँ, पर ये वर्ड कब यूज करना है? कॉलोइडल में। ये वर्ड यूज कब करना है? सॉल्यूशन में। अरे हाँ के ना, समझे कि नहीं समझे? ये ध्यान। कोई दिक्कत है तो बोलो। दोनों को अलग अलग जगह, क्योंकि यहाँ पे चीजें डिसॉल्व होती है, यहाँ पे डिस्पर्स होती है, मतलब सिर्फ बिखरी होती है। अलग अलग पार्टिकल चिपके होंगे, 10-15 पार्टिकल चिपके हुए हैं, यहाँ पे है 10-15 पार्टिकल चिपके हुए, यहाँ पे 10-15 पार्टिकल चिपके हुए, यहाँ पे। पार्टिकल नहीं बिखरते हैं, वो चिपके हुए रहते हैं। जैसे कैसे मिट्टी पूरे पानी में फैली हुई रहती है, मतलब मटमैला पानी जो होता है, पूरी मिट्टी पानी होती है, एकदम मिट्टी वाला पानी होता है, पूरे पूरे पानी में मिट्टी फैली हुई है। पर जब जूम करके देखोगे ना, तो एक्चुअली वो मिट्टी के दाने छोटे छोटे।
और हर दाने में बहुत सारे पार्टिकल चिपके हुए हैं। आप समझ गए? तो छोटे छोटे दाने बिखरे हुए होंगे ऐसे पूरे पानी में से, वो कहता है मिट्टी वाला। उस दाने के अंदर लाखों पार्टिकल्स होंगे जो चिपके हुए होंगे। अगर इसी से वही नमक होता तो कैसा दिखता? ओशन जैसे। समुद्र के पानी हाथ में लेना एकदम क्लियर दिखता है, क्योंकि सारे पार्टिकल बिखर जाते हैं नमक, उसको ब्लॉक नहीं करते। ये बात तो, ये कब वर्ड यूज करना है? और ये कब यूज करना है? सॉल्यूशन। डन। कोई दिक्कत नहीं। आपकी बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं इसके। देखो, एग्जाम्पल के लिए समझाता हूँ। आपने सर्दियों में वो धुंध देखी है? धुंध का सुबह सुबह एकदम पूरा व्हाइट व्हाइट हो जाता है, उसे बोलते हैं फॉग। राइट है? फॉग क्या होता है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर, मतलब इट इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड गैस। गैस एयर है। जब इसमें पानी की छोटी छोटी बूंदें, समझो, जो हमारी एयर है, ओके, ये एयर गैस फॉर्म में है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारा स्पेस है। इस स्पेस में ना पानी की छोटी छोटी बूंदे, एक बूंद में बहुत सारे पार्टिकल होंगे, तो अगेन ये डिजोल्व नहीं हुआ है। अरे बात समझ में आ रही है? अरे हाँ, क्या ना, जो पूरी बूंदे सारा गैप भर लेती है, ऑलमोस्ट सारा गैप। बात समझ में आ रही है ना बेटा, क्या बोल रहा हूँ? ओके। इसे बोलते हैं फॉग। इट इज मिक्स इट इज अ कोलोidal मिक्सचर ऑफ एयर एंड स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। ड्रॉपलेट्स इतनी छोटी है कि वो हवा में फ्लोट करती रहती है। हाँ, थोड़ी बड़ी हो जाए तो भारी हो जाएगी, भारी होगी तो वो नीचे गिर जाएगी ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी अब भी लगती है, पर एयर, फिर बेटा जो एयर के पार्टिकल्स है, हम जानते हैं बेटा एयर के पार्टिकल मूव करते रहते हैं, तो वो कंटिन्यूसली इससे टकराएंगे। अब ये पार्टिकल बहुत छोटे हैं, तो क्या होता है, ये ऊपर के ऊपर है, जैसे कि गुब्बारा है। आप बार बार उसके ऊपर मारोगे तो क्या होगा? वो कभी नीचे गिरेगा क्या? नहीं। यहाँ के ना, तो वो कंटिन्यूसली कीप ऑन फ्लोटिंग इन द एयर, दो स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, दिस इज नोन एज फॉग। ज्यादा पार्टिकल्स होंगे वाटर के अंदर, तो ज्यादा धुंध होगी, आपको दिखेगा नहीं। कम पार्टिकल, कम धुंध होगी। यस और नो? इट इज नोन एज फॉग। क्लाउड्स भी तो यही है। क्लाउड्स में बहुत ज्यादा होता है, एयर बहुत कम होती है, ये ज्यादा होता है, तो वो एकदम वाइट दिखता है। अरे यस और नो? ठीक है ना? ऐसा। हाँ। ड्यू ड्यू नहीं, ड्यू अलग चीज है। ड्यू तो पानी की बूंद है पूरा, जो किसी चीज में बनती है। ड्यू अलग चीज है, ओस अलग होता है। जब ये छोटी छोटी बूंदें होती है ना, जो पानी में तैरती है, इसे मिस्ट भी बोलते हैं। जब ये बूंदें इकट्ठी होती है, एक बड़ी बूंद बनती है, फिर वो नीचे गिरती है और किसी पत्ते पे गिर जाती है, मैं गाड़ी पे गिरती है, वो ड्यू है। वो तो एक्चुअली पूरी ड्रॉप ड्रॉप है वाटर। ओस तो जमीन तक गिरती है ना। अरे आगे ना, तो जमीन पे इकट्ठी हो जाती है, वो नहीं है। इट इज अ, है ना, ये मिक्सचर है। वो हवा में तैरती थी बड़ी बड़ी, देखा कैसी बड़ी बड़ी बूंद पानी हवा में तैर रही है ऐसे। हाँ, डियो, अच्छा वो डियो, मैं तो डियो बोल रही है। डियो डियो क्या, कैसे? समझ गए? अब इसके, इन दिस एग्जांपल ऑफ फॉग, कौन डिस्पर्सिंग मीडियम है? तो एयर। और कौन डिस्पर्सिंग फेज है? ठीक है। बुक में सारे एग्जांपल दिए हुए हैं, आप तीन चार ध्यान ध्यान रखना, ठीक है ना? मैंने आपको नोट्स में भी दिया हुआ है। अच्छा देखो, और और भी बताओ एग्जांपल। जो घर, किसके घर पे उनके पापा या भाई यूज करते हैं शेविंग शेविंग क्रीम, या वो जो शेविंग क्रीम है, इट इज नोन एज फोम। वो कुछ नहीं है, वो पानी और गैस का ही मिक्सचर है। लिक्विड और गैस का मिक्सचर होगा वो। अगर कभी इसको, कभी फोम हाथ में आया, झाग, तो क्या सॉफ्ट होता है, क्योंकि उसमें एयर होती है। एक केमिकल है लिक्विड फॉर्म में, और उसके अंदर बहुत सारी क्या भर दी गई है? एयर भर दी गई है। ठीक है? सो इट इज एक्चुअली इट इज ऑल्सो नोन फोम। इट इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड प्लस, अब बेटा लिक्विड मतलब पानी नहीं है, कोई और केमिकल लिक्विड होगा। ठीक है? जब मैं बोलता हूँ लिक्विड मतलब पानी में लेके चलना हर बार, कोई और केमिकल उसके पीछे लिखा हुआ था, सेविंग केमिकल, उसमें कौन सा लिक्विड यूज किया गया। और अंदर एयर मतलब तो नॉर्मल एयर, है ना? जब दोनों का मिक्सर होता है वो आपको दिखता है फोम, झाग जैसा दिखता है। क्लियर है ना? तो ये सब अलग एग्जाम्पल दिए, बहुत बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। अ, हमारा मिल्क, मिल्क भी है उसका एग्जाम्पल। फिर स्पंज। व्हाट इज स्पंज? स्पंज देखा है ना? अरे स्पंज नहीं आता है वो, बोर्ड मिटाने का स्पंज। इट इज ऑल्सो अ मिक्सचर, इट इज मिक्स।
सॉलिड और एयर, वो एयर होती है ना, गैस होती है, वो गैप होता है, छेद होते हैं, उसमें गैस है। और जो वो जो उसका जो वो खुद बना हुआ जिस चीज का, वो सॉलिड फॉर्म में होता है। सो इट इज अ कोलोइडल मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड गैस। गैस मतलब एयर है उसमें, आप उसको दबाओ तो उसका सब हवा पानी निकल जाती है। अरे यस और नो, तो वो फॉर्म उसका एग्जांपल है, बुक में दिया हुआ अच्छे से, है ना ऐसा। यस इट इज अ कॉलोइड। अलग होगा बिल्कुल, हमारा ब्लड भी, हाँ पक्का क्या होता ही है, पक्का नहीं होता ही है। लिक्विड वाटर होता है, और फिर बाकी सब है ना, वो अलग हो जाता है। पानी अलग हो जाएगा, और जो बाकी अंदर कैल्शियम वैसे वो सब है ना, उसके जो पार्टिकल्स हैं, वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे ऊपर की तरफ। ऐसा होगा नहीं, सॉरी नीचे बैठ गए, भारी होते हैं नीचे बैठ गए। सेंटर कुछ नहीं होता है बेटा, वो बस जोर से गोल गोल घुमाना है, सेंटर। पर वो हमारे हाथ से नहीं कर सकता जोर से। वी रिकॉर्ड मोटर, और कुछ नहीं, सेंटर कुछ नहीं होता, सिर्फ मोटर से घुमाते हैं। हाँ, मैं तुमको एक बार दिखा दूंगा कैसे होता है। अपने ब्लड को करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन, मतलब यहाँ पे नहीं, वो वीडियो में। अच्छा, हाथ का खून निकाल के दर्र, इसमें, ये हाँ, अब बात सही है। अब समय आ गया खून निकालने का। खून का बदला, हाँ बेटा, रीमा बोल बेटा। नहीं बेटा, दोनों का मीनिंग सेम ही होगा, ठीक है, डेफिनेशन में कुछ नहीं होता है। दोनों का मीनिंग सेम निकलेगा, डेफिनेशन शब्द अलग हो सकते हैं बेटा। जैसे कि देख बेटा, ऐसा है, सर ये मैंने कहा पे टॉपिक छेड़ा है सॉल्युबिलिटी का। हाँ ठीक। ओके बेटा, अब अपन आते हैं कंसंट्रेशन पे। किस पे आते हैं? नाउ व्हाट इज कंसंट्रेशन? तीन फॉर्मूले हैं, तीनों का मीनिंग ध्यान रखना, ठीक है। आज हमने बुक में तो उसका एक ही न्यूमेरिकल दिया हुआ है यार, वो भी कर लेंगे अपन। देखो बेटा, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक छोटा मोटा बेटा देता हूँ आइडिया, अब से उसका समझ में आ जाएगा। द वर्ड कंसंट्रेशन मीन्स किसी चीज की तादाद। हम समझ रहे, पाकिस्तान में आतंकवादियों की तादाद ज्यादा है, नंबर, है ना। एचडीआईएस के 9th बी में कंजूसों की तादाद ज्यादा है, बर्थडे पे चौबे तक नहीं खिलाते। सही तो बोला मैंने, मैं तो चाहने नहीं आया बेटा। गजब है यार। बेटा आप समझो, आप समझो पहले बेटा, मेरे सारे एग्जाम में तो सटीक होते नहीं, हमेशा कोई ना कोई तो बैठ ही जाता है यार, देखो इतना बढ़िया एग्जाम दिया मैंने। सोचो, कंसंट ए टीचर, यहाँ सुन। हाँ, कंसंट्रेशन समझाने के लिए मैंने कितना बढ़िया एग्जाम्पल दिया, इससे बढ़िया एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता है कोई। अब समझो, देखो, एक मेरे पास में दो गिलास है, दोनों का साइज सेम है, दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर है। मैंने गिलास नंबर ए में 2 चम्मच नमक डाला, ठीक है, और गिलास नंबर बी में मैंने 10 सेम साइज का चम्मच है ना, 10 चम्मच भर के नमक डाला। किसके अंदर नमक ज्यादा है? 10 वाले में। तो हम क्या बोलेंगे, बी वाले में सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा है। अच्छा ठीक है, ये तो इजी है बताना, क्योंकि सर देखो, आपने इक्वल वाटर लिया था। अरे बोलो, देखो देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि, समझ, हाँ, ध्यान से देखें। 10 लोग हैं, 10 लोग हैं, ठीक है। कितने लोग हैं? 10 लोग हैं, 10 लोग हैं, ठीक है। ओके,
अब ध्यान सुनना, मेरे पास में 20 चॉकलेट है। ओके, यहाँ पे कितनी चॉकलेट है? 30 चॉकलेट। तो हर एक को कितनी मिलेगी यहाँ पे? 10 लोग है, 20 चॉकलेट, तो हर एक को दो दो मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 10 लोग है, 30 चॉकलेट है, हर एक को तीन तीन मिलेगी। तो हर एक को यहाँ पे किस कहाँ पे एक को ज्यादा मिली? जहाँ पे तीन तीन मिल रही है ना, क्या बोलेंगे? कंसंट्रेशन ज्यादा। ठीक है, बढ़िया। तो सर सही है, तो इसमें क्या बढ़िया सर? 30 चॉकलेट, 30 चॉकलेट, तो सर सर चॉकलेट ज्यादा, तो उनका नंबर भी ज्यादा। कोई जरूरी नहीं है, मैं दिखाता हूँ। थोड़ा एग्जाम्पल चेंज कर, ठीक है? देखो, 100 लोग, 100 चॉकलेट। अब कितनी मिलेगी हर एक को? अब कहाँ ज्यादा? तो कंसंट्रेशन की जब बात करते हैं, डोंट लुक एट द नंबर, 20 चॉकलेट, 100 चॉकलेट नहीं। आपको ये भी देखना पड़ेगा, समझो। मैं ऐसा बोलूं कि अब देखो, इसमें एक वर्ड आएगा, मेरे पास में मेरे पास में दो दो चम्मच में पानी है ना, मेरे पास में दो सॉल्यूशन पड़े हैं। इसमें अभी नमक और पानी है, इसमें नमक और पानी है। मैं बोलूँ बताओ इसमें नमक का कंसेंट्रेशन ज्यादा? तो देखो, आप ऐसे नहीं बोलना है कि सर, जब जो ग्लास नंबर मान लो कि ये बी है और ये ए है, ये ए और ये बी, सर ये बी वाला जो सॉल्यूशन है ना, इसमें सर हमने 50 चम्मच डाले थे, इसमें तो केवल 30 चम्मच डाल रहे हैं, तो 50 चम्मच है इसलिए नमक ज्यादा। अरे नहीं, शायद ऐसा हो कि ये जो ए वाला मैंने सॉल्यूशन दिया वाटर वाला, ये एक गिलास में 20 चम्मच है, और जो यहाँ पे जो 30 चम्मच, वो एक गिलास में नहीं है, पूरे तालाब में 30 चम्मच थे। फिर उस तालाब में से एक गिलास भर के लेके आया। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि नमक घोला है, पर कितना पानी लिया था स्टार्टिंग में, वो भी देखना पड़ेगा आपको। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तब आप बोलोगे कि किसका कंसंट्रेशन ज्यादा, किसका कंसंट्रेशन कम। अभी देखो बेटा, आप डोंट लुक एट दिस 20 चॉकलेट, 100 चॉकलेट। आंशी, आंखें खोल, यस और नो, सीधी बैठ, सीधी बैठ, सीधी बैठ। अब देखो बेटा, मेरी बात समझ में आ रही है? तो कंसंट्रेशन हम निकालते कैसे थे, हम कैसे फाइंड करेंगे, है ना? हम कैसे ढूंढेंगे कि किस चीज में कितना नमक है, कितना पानी है? देखो, अपन ये डेली भी करते हैं। इसका मतलब आपको एक और एग्जांपल दूं, हम ये फॉर्मूला क्यों पढ़ रहे हैं, तो समझाता हूँ। मान लो कि वृंदा के एक एग्जाम में 50 में से 42 आए, ठीक है? और मान लो कि आंशी के 50 में से 41 आए। बताओ किसने अच्छा परफॉर्म किया? वृंदा और आंशी। वृंदा ने। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग वाला सेम है, तो यू कैन इजीली कंपेयर। अब मैं ऐसा बोलूं, वृंदा के 27 में से 23 आए, आंशी के 77 में से 73 है। अब बताओ किसने अच्छा परफॉर्म किया? अरे, फॉर दैट यू हैव टू फाइंड द परसेंटेज। आप समझे? जब चीजें अलग अलग हो जाएंगी, 27 मार्क्स आउट ऑफ 77, तब आपको निकालना पड़ेगा परसेंटेज, जब आप कंपेयर नहीं कर पाओगे इससे। इफ यू फाइंड द परसेंटेज, इसका परसेंटेज ज्यादा आएगा। निकाल के देख लो, इंटू 100 देख लो। आई थिंक इसका किसी एक का ज्यादा आएगा परसेंटेज, किसी एक का ज्यादा आएगा। अपना नंबर का एक मिनट। अरे मैं निकाल रहा हूँ ना, एक मिनट। शट इट डाउन। इसका ज्यादा आएगा, सॉरी। अरे कैसे किया बेटा कि अब आपने क्या समझा बेटा, पता है? देखो, अब थोड़ा लॉजिक भी लगा सकते हैं। समझो, शौर्य को मैंने 100 रुपए दिए थे, उसने उसमें से 10 रुपए घुमा दिए। मैंने इसको 1 लाख रुपए दिए थे, उसमें से 10 रुपए घुमाए। तो दोनों इक्वल रुपए घुमाए नहीं? आप समझो, पहले से ही 100 कम थे, उसमें से 10 घुमा दिए। मान लो कि गरीब इंसान है, उसका 500 रुपए, उसमें 100 रुपए किसी चुरा लिए। एक के पास में 1 करोड़ रुपए, उसमें 100 रुपए चुरा। ज्यादा फर्क किसको पड़ेगा?
ऑलरेडी कम था, उसमें से 4 घटे हैं। ये ऑलरेडी ज्यादा था ना भैया, उसमें 4 घटे तो कोई ज्यादा ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। और देखो ये सबूत भी है। तो कहने का अर्थ है कि अगर मैं आपको ऐसा बोलूं, मैं आपको 2 चीजें दे दूं, ठीक है, और बोलूं दोनों में नमक पानी है, बताओ किसका कंसंट्रेशन ज्यादा। मैं ऐसा बोलूं कि ये जो ए वाला गिलास है, इसमें इसको मैं वहां से लेके आया जहां पे 10 किलो नमक घोला गया है, और बी वाला गिलास जो है मैं वहां से लेके आया जहां पे 1 लाख किलो नमक घोला गया है, तो बताओ किसका कंसंट्रेशन ज्यादा। तो बोलोगे सर कंसंट्रेशन मतलब नंबर, तादाद, और सर वहां 1 लाख किलो नहीं, हाँ गलत। अभी पहले देखो कि कितना पानी लिया है घोलने में, ये देखो ये। मैं ये नहीं कहता कि हर बार ये ज्यादा होगा, कोई भी हो सकता है ज्यादा। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई। जैसे मैं आपको भी दिया एग्जाम, जो दिया कौन सा दिया एग्जाम, तो चॉकलेट वाला 20 था और 30 था, तो 3 मिली, दो में तो ये ज्यादा था। पर जब मैंने यहाँ पे 100 किया तो यहाँ पे एक ही मिल रहा था। तो आपको देखना कि कितने लोगों में बांटा वो भी देखना पड़ेगा। तो आपको सॉल्यूट मतलब जो घोल रहे हैं, और जिसमें घोल रहे हैं सॉल्वेंट, वो दोनों देखने पड़ेंगे। और फिर बताओगे कि किसका कंसंट्रेशन तादाद ज्यादा, किसकी तादाद कम। ठीक है, अब सुनो। तो एक बार जब हम कंसंट्रेशन निकाल देंगे, ठीक है, जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा आया उसको बोलेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? concentrated solution. जैसे कि समझो, ठीक है, यहाँ पे मान लो कि ये हमने निकाला कंसंट्रेशन, यहाँ कितना है कंसंट्रेशन 85.8, यहाँ कितना आ रहा है, तो हम बोलेंगे ये दो सॉल्यूशन, मान लो कि दोनों कैसा, ये समझो ऐसे कि इसके अंदर 27 ग्लास पानी है, 23 चम्मच नमक है। 77 ग्लास पानी है, 73 चम्मच नमक है। ठीक है, अब बताओ किसके अंदर नमक की तादाद ज्यादा है, मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो जब हमने निकाला फॉर्मूले से, वो मैं बताऊं कैसे निकालना है, सब बताऊंगा। तो यहाँ कितना आंसर आ रहा है 94, यहाँ कितना आंसर आ रहा है, तो किसका आंसर ज्यादा आ रहा है, जिसका आंसर ज्यादा आएगा तो हम बोलेंगे ये कंसंट्रेटेड है, और जिसका कम आएगा वो क्या कहलाएगा, डाइल्यूट। क्या कहलाएगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन। सो जिसका कंसंट्रेशन कम dilute कहलाएगा, जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा वो। हो गया? ओके, तो हमने क्या पढ़ा, 2 टाइप होते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। नाउ कौन सा सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड कहलाएगा? जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। जिसका कंसंट्रेशन कम होगा वो क्या कहलाएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, पर सर ये कंसंट्रेशन निकालते कैसे हैं? अच्छा, अब मैं आपको इसका मीन्स बताऊं रियल लाइफ में। 2 गिलास पानी है, दोनों में नमक है, दोनों का एक सिप लो, जो ज्यादा लगे खारा वो कंसंट्रेटेड, क्योंकि खारा का मतलब क्या हुआ, कम जगह में ज्यादा नमक है। और फीका मतलब क्या हुआ, कम नमक है अंदर। अरे हाँ के ना, क्लियर है। तो देखो नमक किसमें आप टेस्ट कर सकते हो बेटा, तो जो जहर हुआ तो वृंदा भी गया, सर मैं भी नहीं। है ना, एसिड हुआ तो, अरे बेटा तुझे चेक नहीं करना है, पर बेटा बहुत से ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जहाँ दवाइयां बनानी पड़ती है, कैंसर का इलाज करना पड़ता है, बहुत सारे देश की रक्षा के लिए हथियार बनाने पड़ते हैं, वहाँ पे बहुत सारे केमिकल रिएक्शन करनी पड़ती है। तुझे तो कुछ नहीं करना है, पर बेटा बाकी लोगों को तो करना है। तुझे तो बेटा पढ़े पढ़े सोना है। हाँ, और बेटा तेरे को तो खाने के लिए बहुत कुछ है। नहीं, अरे यस और नो, कहने का अर्थ क्या, कहने का अर्थ ये कि कंसंट्रेशन, डाइल्यूट कौन है कंसंट्रेटेड कौन है, इसके लिए निकालना पड़ता है कंसंट्रेशन। उसको, उससे क्या मालूम पड़ेगा हमको, कंसंट्रेशन से ये मालूम पड़ता है कि अंदर जो हमने घोला है सॉल्यूट, उसकी तादाद कितनी है। बात समझ, मतलब 100 बच्चे, 100 चॉकलेट, हर एक को कितनी मिली, एक, वो एक कंसंट्रेशन कहलाएगा। हर एक को एक मिली, ठीक है। 20 दो बच्चे और 20 चॉकलेट, हर एक को मिलेगी 10 चॉकलेट। हर एक को कितनी मिली, 10, तो वो 10 कहलाएगा कंसंट्रेशन। हर एक के हिस्से में कितना आया, तो यहाँ पे हर एक के हिस्से में 10 चॉकलेट आई, इसमें एक ही चॉकलेट आई, कंसंट्रेशन ज्यादा, इसकी मौजे मौज ज्यादा।
ये कंसेंट का मीनिंग है। डोंट लो 100 चॉकलेट है, लोग भी तो 100 है। एक पर, अरे हाँ के ना, समझे? अरे यस और नो, ऐसा। तो कंसेंट्रेशन का मीनिंग, डोंट लुक एट द स्टार्टिंग में कितना सॉल्यूट लिया है। 100 किलो नमक, 20 किलो नमक, हाँ हाँ, पहले पानी भी देखो, पानी कितना लिया है। अरे समझे कि नहीं समझे, है ना, वो भी देखना पड़ेगा। तो कंसंट्रेटेड कौन है, डाइल्यूट कौन है, ये डिपेंड दोनों पे करता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दोनों के अमाउंट पर डिपेंड। और किसी का कंसंट्रेशन ज्यादा आया मतलब उसमें सॉल्यूट ज्यादा है, और जब सॉल्यूट ज्यादा होता है तो क्या बोलते हैं उसको, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और जब सॉल्यूट कम होता है तो क्या बोलते हैं उसे, डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसको याद रखने के लिए माइंड में हमेशा रखना, कड़वा पानी और फीका पानी। फीके पानी में नमक कम होता है तो फीका स्वाद आता है, कड़वे में नमक ज्यादा तो नमक ज्यादा है तो कड़वा स्वाद आता है। आप वो अपने माइंड में रख सकते हो। क्लियर है? अच्छा, अब वो 3 फॉर्मूले हैं, वो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, उसका यूज कैसे करना है उसमें बुक में एग्जांपल भी दिया हुआ है, बढ़िया, ठीक है ना? तो ध्यान से लिखना। अब ये सॉल्युबिलिटी क्या है वो भी समझाऊंगा मैं, वो एक अलग टॉपिक है पूरा। बेटा होपफुली अपना चैप्टर ये कल खत्म हो जाएगा, ठीक है? और मैथ्स का वो टॉपिक खत्म हो जाएगा अपने मंडे को, खत्म हो जाएगा फिर वो चैप्टर। थोड़ा और फिर बाद में फिर क्या करेंगे, वीक के 3 लेक्चर साइंस के कर देंगे, 2 लेक्चर मैथ्स के कर देंगे। फिर मैथ्स में तो चलेगा अपना चैप्टर 7 और प्लस प्लस अपना वो होमवर्क वो सब। और साइंस में फिर अपना पहले कोर्स खत्म करेंगे, ठीक है ना? ओके फाइन। तो तीन कौन कौन से मेथड है, फॉर्मूले हैं, तो समझना, ये सबका नाम दिया हुआ है। द फर्स्ट फॉर्मूला टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज मास बाय मास परसेंटेज फॉर्मूला, ठीक है? उसमें क्या आता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, नहीं, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। नाउ रिमेंबर, सॉल्यूशन मीनिंग सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, समझ गए? नमक और पानी दोनों मिला के सॉल्यूशन कहलाता है। पानी का सॉल्वेंट है, और यहाँ के ना, तो जब आपको सॉल्यूशन का मास निकालना है तो आपको सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है? इसी का आपके जो एग्जाम्पल है वो दिया हुआ है बुक में 2.1, देखो वहां पे यही निकाला गया, ठीक है? एग्जाम्पल 2.1 में क्या दिया बताया, देखो समझना। अ सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट इज सॉल्यूट। अरे हाँ के ना, हमको मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए, तो आप लिख देना मास ऑफ सॉल्यूट, कितना दिया है, 40 ग्राम, ये आपका सॉल्यूट है, ठीक है? सॉल्ट है इसलिए। अब इन 320 ऑफ वाटर, वाटर इज सॉल्वेंट, अरे हाँ क्या ना, सो मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब वाटर, कितना दिया हुआ है, राइट? नाउ कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ मास बाय मास, मास बाय मास। अच्छा, मास बाय मास में सॉल्यूट का मास चाहिए मालूम है, सॉल्यूशन का मास चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों को ऐड कर दो। अरे हाँ क्या ना, तो मास ऑफ सॉल्यूशन is equal to 40 plus 320, that is 360 ग्राम, आ गया? नाउ द फॉर्मूला इज मास बाय मास, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना, 40, सॉल्वेंट कितना, 360 इंटू 100, खत्म खत्म, 4 10 जा, 4 9 जा, आंसर इज 100/9, एंड पॉइंट में निकालने के बाद में आएगा 11.1। ना व्हाट इज परसेंटेज, जब मैं बोलता हूँ कि भाई तेरे कितने आए 8 में परसेंटेज, 84, इसका मतलब मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर अगर सारे सब्जेक्ट में टेस्ट 100 में से होता तो इसके 84 नंबर आते। नहीं बोलता मैं परसेंटेज 90, मतलब 100 में से 90 आते, अगर मेरे सारे टेस्ट कितने मार्क के होते, 100 मार्क के होते। इट इज आउट ऑफ 100 परसेंटेज, पता है हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करता है, हम बोलते हैं परसेंटेज 97, मतलब अगर वही एग्जाम, मान लो कि किसी के एग्जाम हुआ
700 का, उसमें से मार्क्स आया 600 है, जो भी है उसका परसेंटेज निकाला। ठीक है, तो अगर मान लो कि किसी परसेंट आया 97, उसके टोटल एग्जाम में 500 मार्क का था, पर परसेंटेज कितने कितने निकले उसके 97, का मतलब ये कि अगर वही 500 मार्क का 100 मार्क का होता तो कितने नंबर आते? 97। बात समझ में आएगी नहीं आई? अरे हाँ क्या ना, इसका मतलब सच में कोई एग्जाम 100 मार्क का नहीं होगा। देखो इससे फायदा क्या होता है परसेंटेज से, तो हम कंपेयर कर सकते हैं। अब समझो, इसके एग्जाम हुआ 27 मार्क का हुआ था, कितने परसेंटेज आए थे? 85। और यहाँ पे इसका कितना था? 77। कितने परसेंटेज आए थे? 94। राइट है। देखो, एक के थे 27 में से 23, एक के 77 से 73 थे। तब थोड़ी दिक्कत होगी समझने में, किसी को लगा था 27 वाला बड़ा होगा, पर आया कौन सा बड़ा? 70। अब दोनों के निकले परसेंटेज, उसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर वृंदा के वही टेस्ट 100 में से होता तो 84 आते, और इसके अगर वही टेस्ट होता 100 में से तो कितने आते? 94। तो आउट ऑफ 100 दोनों के, कंपेयर करना आसान हुआ कि नहीं हुआ? अरे हाँ क्या ना, इसीलिए हम निकालते हैं परसेंटेज ताकि सेम हो जाए, आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100। समझे? यहाँ पे कितना परसेंटेज आया है, मतलब ये देखो, रियल में क्या था कि 320 ग्राम पानी में कितना ग्राम नमक था? इसका मीनिंग क्या है कि अगर वही पानी 320 ना होके केवल 100 ग्राम होता तो उसमें कितना नमक होता? 11.1 ग्राम नमक होता। ये और ये क्या निकाला आपने? नमक का निकाला, क्या निकाला? कंसंट्रेशन निकाला। तो परसेंटेज आपको क्या आइडिया दे देगा? आउट ऑफ 100। अब मान लो, अब समझो, ये एक सॉल्यूशन है, उसमें कितना नमक का कंसंट्रेशन आया? 11.1। मान लो कि कोई दूसरा होता, उसमें आपको नमक का मास दे दिया होता। ठीक है, लेटर से ये सॉल्यूशन नंबर ए, ये सॉल्यूशन नंबर बी, उसमें नमक का लेटर से मास दिया है 500 ग्राम। ठीक है, सॉल्ट। और मास ऑफ वाटर दिया है 10,000 ग्राम। ठीक है, फाइन। इन दोनों को मिक्स किया, अगेन एक सॉल्यूशन बना होगा। बताओ किसमें नमक ज्यादा, कौन डाइल्यूट कौन कंसंट्रेटेड? सर यहाँ 500 ग्राम नमक है, ये कंसंट्रेटेड नहीं। अब यहाँ पे 100 ग्राम, 10,000 ग्राम पानी है, क्या निकालोगे? कंसंट्रेशन। कैसे निकलता है कंसंट्रेशन? मास ऑफ सॉल्यूट्स, ये सॉल्यूट होता है नमक, सॉल्यूशन मतलब वाटर प्लस ये, हाँ के ना, तो 10,000 प्लस 500 और इंटू 100 कट होता। ओके, आंसर रफली बता रहा हूँ 5 पॉइंट समथिंग आएगा। मतलब अगर यहाँ पे पानी 10,000 ना होके कितना होता? 100, तो नमक केवल कितना होता उसमें? 5 ग्राम होता। और यहाँ नमक कितना आ रहा है? 11 ग्राम। तो कौन कड़वा पानी होगा? ये पानी कड़वा लगेगा टेस्ट में आपको, और ये पानी फीका लगेगा। मैंने कहा ना, ये मत देखो कितना नमक डाला है, ये देखो कितना पानी भी लिया, वो भी देखो। समझे? यहाँ पे यूज होता है कंसंट्रेशन का कंसेप्ट। तो अब बताओ कौन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है? ये। कौन डाइल्यूट सॉल्यूशन है? ये। ऐसे ऐसे मालूम पड़ता। नहीं समझे? अरे बागड़ बिल्ली बोलो फटाफट 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 फटाफट। क्लियर एकदम? बोलो। अगर वाटर में सॉल्ट ज्यादा डाल दिया तो फिर वो तो सॉल्ट। अरे वो उस पर अपन जाएंगे नहीं, अपन पहले वो एग्जांपल लेते हैं जहां पे चीजें मिक्स हो रही है, कौन खा रहा है कौन वो देखेंगे। ठीक है, उस पर अपन बाद में जाएंगे, उस पर मैं आऊंगा अभी, नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है सॉल्युबिलिटी, तो वो वहां भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले कंसंट्रेशन समझ में आया। ऐसे तीन दो फॉर्मूले और हैं, वो फॉर्मूले बहुत रेयरली यूज करेंगे अपन। ठीक है, एक है मास बाय वॉल्यूम और एक है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। जब भी वॉल्यूम की बात होगी दे विल गिव लीटर। अरे आगे ना वॉल्यूम लीटर में होता है, और मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा कुछ हमारे बुक में नहीं है। कहीं से मुझे मिलेगा तो मैं आपको दिखा दूंगा, है ना? ऐसे वो तो होता है क्वेश्चन, मना नहीं कर रहा हूँ। कहीं से मैं दिखेगा तो मैं आपको एक एग्जाम्पल करवा दूंगा, तो बुक में तो हमारे ऐसे एग्जाम्पल नहीं है। हमारे बुक में ज्यादातर हम ये यूज करने वाले हैं। अरे हाँ क्या ना, ठीक है। बस। और ज्यादातर यूज भी यही करता है, इजी रहता है यूज करना। वॉल्यूम के जगह वॉल्यूम निकालना पड़ता है, वही अलग जगह हमारी है बेटा। अरे हाँ क्या ना, एक है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, उसमें कुछ नहीं करना है भाई। पहले क्या लिखा है? मास, वो हमेशा ऊपर आएगा। बाद में क्या लिखा है? वॉल्यूम, वो हमेशा क्या आएगा? नीचे। तो मास बाय वॉल्यूम मतलब मास ऑफ सॉल्यूट
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको कभी क्वेश्चन कराऊंगा वो देख लेना। ठीक है, हमारे बुक में तो नहीं है। अच्छा, एक मामला क्या है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो दोनों जगह वॉल्यूम और इंटू 100, जहां भी परसेंटेज है वहां पे क्या लिखना है, इंटू 100। डन, कोई दिक्कत नहीं। और इसके आगे का जो टॉपिक अब क्या बचा होता है, अब बचा सॉल्युबिलिटी क्या होता है, और एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस, और फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, वो तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है चैप्टर की स्टार्टिंग में। मैं आपको वापस एक क्विक रिव्यू दे दूंगा उसका। ठीक है, और फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। डन। कल लेक्चर होगा, कल लेक्चर ऑलमोस्ट सेम टाइम पे ही होगा। ठीक है, 3:30 से 4:30, 5 से 6:30, हाँ ऑलमोस्ट सेम टाइम लेक्चर रखेंगे 6:30 के आसपास। ठीक है, और अगेन वापस आपको याद दिला दूं, टारगेट नहीं भूलना है। अपने टारगेट लेके चल रहे हैं हाफ ईयरली के अपने ऐसे 1 के लिए, तो वो भूलना किसी को नहीं। ठीक है ना, उसके लिए पूरी एफर्ट लगा के आना है। अच्छा, अब रही बात बेटा, वो मैंने वो क्वेश्चन दिए थे वो आगे लिख दिए थे, साइंस वाले से सारे खत्म हो गए। खत्म हो गए तो आज वापस से दूंगा मैं हर दिन के 2 सम 2 क्वेश्चन, वो याद करके नेक्स्ट डे आपको आके लिखना है। ठीक है, ताकि अपन भूले नहीं। नहीं नहीं, साथ में नहीं, अपन रैंडम, मैं आपको रैंडम देता हूँ, आपको इसका बेनिफिट भी दिखेगा। जब एग्जाम नजदीक आएंगे तब देखोगे आपको साइंस में ऑलरेडी बहुत सारा पार्ट तो कवर ही होगा, और जो पार्ट कवर नहीं होगा वो उसके जैसा ही होगा। बस तो हमारा काम भी तो यही है, थोड़ा फिजिक्स पे थोड़ी जब एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना। ठीक है, चलिए अब हम होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। होमवर्क सबने किया है? देखो बच्चे, मैंने बहुत 2 क्वेश्चन तो मैंने बेटा वही दिए थे आपके बुक वाले। फिर याद करो जो बाकी क्वेश्चन है वो सब आपके कहाँ आए थे, पता है उसमें आए थे, असाइनमेंट वाले। हाँ, 2 तो असाइनमेंट के ही हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में बुक का ही क्वेश्चन है 6.1 का लास्ट। इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड, देखो मैं क्विकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखना, एक्स वाई और जेड, एंगल एक्स वाई जेड